नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव को लेकर सरकार हर कदम उठा रही है। अब 15 दिसंबर से शुरू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने पर फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। महाराष्ट्र में अब तक दक्षिण अफ्रीका से आए 6 लोग कोरोना संक्रमित हैं। हालांकि इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। सैंपल्स की जांच हो रही है। दिल्ली में राज्य सरकार ने हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य है। एयरपोर्ट पर हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को दूसरे यात्रियों से अलग रखा जा रहा है। तो हाई रिस्क देशों में यूके समेत तमाम यूरोपियन देश हैं। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल इसमें शामिल हैं। तो आइए, एक खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वो हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही पलों में और उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये वेरिएंट है, इस पर जिस तरह से राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जिस तरह से इसमें लगातार एहतियात कदम उठा रही हैं, क्या माना जाए ये जो संक्रमण है इससे कितना सचेत रहने की ज़रूरत है। तो आज जो ताज़ा अपडेट इस बारे में है कि केंद्र सरकार की तरफ से 15 दिसंबर से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने वाली थी, फिलहाल उस फैसले को अभी टाल दिया गया है। उस पर कुछ ही दिनों में आगे विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल टाल दिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों ने मांग की थी कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खासतौर से हाई रिस्क देशों की तरफ से, उन पर रोक ज़रूर लगाई जाए, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना की दूसरी लहर में त्राहिमाम देश में फंस गया था, उस दौरान ये एक आरोप लगा था कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, उन पर हमने जो रोक थी वो देरी से लगाई। तो इस बार सरकार उड़ानें शुरू करने पर जल्दबाजी नहीं कर रही है। 15 दिसंबर से ऐलान कर दिया गया था कि शुरू हो जाएंगी उड़ानें, लेकिन फिलहाल वो उड़ानें फिलहाल अभी सरकार ने वो टाल दिया है। और हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से बात करने की। वो हमें एक तरह से सटीक जानकारी दे पाएंगी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस वेरिएंट को लेकर क्या चर्चा है और ख़ास तौर से हमारे देश में किस तरह से जो फैसले लिए जा रहे हैं वो ठीक है और क्या और लिया जा सकता है। आम लोग क्या और कर सकते हैं जो इस वेरिएंट से हमें बचाव करता है। हालांकि अब तक ये कहा जा रहा है जो इस वेरिएंट के लक्षण हैं वो हल्के हैं, इस पर थकावट ज़्यादा महसूस होती है, खांसी जुकाम रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या अगर इस तरह के लक्षण अभी फ़िलहाल शुरुआती बताए जा रहे हैं, तो क्या हमें इसको हल्के में लेना चाहिए, या जिस तरह से सरकारें लगातार, केंद्र सरकार और तमाम सरकारें अपने हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को एक बार फिर से अलर्ट मोड पर ला रही हैं, उसके क्या मायने हैं? क्या एक तरह से ये समय आ गया है कि एक बार फिर से हम बहुत कायदे में रहकर ही इस मामले पे आगे बढ़ें? The test period is, I think, of 1 hour. No, so the thing is, I'll tell you, the travel. तो मुझे कहा जा रहा है कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले उनका इंतजार कर लेते हैं और एक अहम खबर आपको आज की महंगाई से जुड़ी हुई बता देते हैं। देश की बात में व्यावसायिक गैस सिलेंडर आज 100 रुपये महंगा हो गया है। पिछले साल आपको बता दें, दिसंबर से लेकर अब तक 15 बार कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के मुताबिक इस बढ़ोतरी में जो ढाबे, होटल और बेकरी से लेकर तैयार खाने के दामों में करीब 2% का इजाफा हो सकता है। पहले लॉकडाउन और अब महंगाई की मार से ढाबा चलाने वाले अनवर परेशान हैं। 6 महीना पहले ही ढाबा दोबारा नए सिरे से खोला है
लेकिन सब्जियों और तेल के दामों में तेजी के बीच अब फिर कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में भारी उछाल से उनकी कमाई काफी कम हो गई है। कोविड के पीरियड में 4 महीने तो हमने बैठ के ही वेट किया है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था जब भी उसकी गाइडलाइन थी वो लागू थी 9 बजे वाली। तो अब ये सही हुई है, मुश्किल से 1.5-2 महीने से हम इसको प्रॉपर्ली चला पा रहे हैं। अच्छा। मगर अब ये सिलेंडर बढ़ रहा है, फिर सब्जियों के ऊपर रेट है, तो उसके अंदर ये है कि किचन के ऊपर बहुत हैवी लोड है। अच्छा, मतलब एकदम समझ लीजिए कि मार्जिनल पे अभी चल रहे हैं। आप और हम समझ रहे होंगे कि शायद घरेलू सिलेंडर पर दाम नहीं बढ़ा है तो उसका हम पर शायद असर न पड़े, लेकिन जब आप बाहर खाना खाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल सिलेंडर पर जो दाम बढ़ा है उसका आपको असर आपकी जेब पर देखने को मिलेगा। बुधवार को कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। अगर आंकड़े देखें तो 19 किलो का व्यावसायिक सिलेंडर अक्टूबर 2020 में जहां 1250 रुपए का था, वहीं साल भर बाद यानी दिसंबर में अब यह बढ़कर करीब 2100 रुपए हो चुका है। बीते 4 महीनों में ही सितंबर में 75 रुपए, अक्टूबर में 33 रुपए, नवंबर में 163 रुपए और दिसंबर में फिर 103 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गैस डीलर एसोसिएशन का मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से इसकी खपत भी काफी कम हो रही है, जिससे उनका मुनाफा भी लगातार घट रहा है। कमर्शियल गैस की मूल वृद्धि एक वर्ष में लगभग 1300 रुपए से बढ़कर के 2200 रुपए के करीब हो गई है। ये वृद्धि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सबको प्रभावित करती है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम इससे पहले 2012 में 2200 रुपए तक जा पहुंचे थे। उसके बाद ये सिलेंडर अब इतना महंगा हुआ है। ये महंगाई की मार बहुत दूर तक असर कर रही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में हमारे साथ खास मेहमान हैं सौम्या स्वामीनाथन, प्रमुख वैज्ञानिक हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ज्वाइन करने के लिए, समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से चिंता तो हो रही है, कितना बड़ा खतरा इसे माना जाए? नमस्कार। और मैं दर्शकों को पहले ये बताना चाहूंगी कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पता लगाए कुछ ही दिन हुए हैं, 4-5 दिन हुए हैं। और सबसे पहले तो हम साउथ अफ्रीका के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको पता लगाया और सारे विश्व को बताया, उसके लिए हम सब आभारी हैं। अब 4-5 दिनों में इस वेरिएंट के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं मिली है। अभी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे कई आंकड़े हैं जिसके बारे में हम और जानना चाहेंगे। क्योंकि वेरिएंट्स और ये वायरस का बदलना ये तो एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है। हमें मालूम है कि ये कोविड-19 जो SARS-CoV-2 वायरस है उसके कई अभी तक वेरिएंट हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें ज्यादा कोई ना सरप्राइज की बात है, आश्चर्यता की बात है, ना ज्यादा डरने की बात है, क्योंकि हमें अभी सावधान रहना है परंतु पैनिक नहीं करना है। तो अभी हम ये पता लगाने में कुछ 10-15 दिन और लगेंगे। पहली बात तो ये है कि क्या डेल्टा से ज्यादा अच्छी तरह फैलता है या क्या ट्रांसमिसिबिलिटी में एफिशिएंसी ज्यादा है इसकी, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा वेरिएंट जो है जिसने भारत में सेकेंड वेव में जिसकी वजह से इतना बड़ा सेकेंड वेव हुआ था और बाकी देशों में भी, वो अभी विश्व में 99% वायरसेस डेल्टा की हैं। तो अभी हमें ध्यान डेल्टा पर ही देना है। अभी पता नया वेरिएंट का भी पता लगा है। जी, डॉक्टर स्वामी, दूसरी बात हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जब ये बीमारी होती है, किसी को इन्फेक्शन होता है, क्या वो बाकी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है? अभी तक नहीं लगता है कि ज्यादा खतरनाक है, पर अभी तो बिल्कुल शुरू में है। अभी तक कम से कम 200-300 केस ही उनके बारे में ही पता है, तो अभी और हमें वेट करना पड़ेगा। और तीसरा बहुत जरूरी प्रश्न ये होगा कि क्या ये वेरिएंट जो आजकल हम लोग टीका यूज कर रहे हैं, वैक्सीन यूज कर रहे हैं, कई तरह के वैक्सीन दुनिया में अभी उपयोग में हैं, क्या वो वैक्सीन इस वेरिएंट के सामने भी काम करती हैं कि नहीं? तो तीनों प्रश्न के ऊपर काफी काम
जोर से चल रहा है। WHO इसको कोऑर्डिनेट कर रही है ग्लोबल लेवल पर, और जैसे जैसे हमें और इसके बारे में जानकारी मिलेगी वैसे वैसे हम लोगों को बताते रहेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें संयम बरतने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। जानकारी धीरे धीरे आएगी। ये शुरुआती जो जानकारी, भले ही कुछ कम केसेस आए, कहा गया कि जो इसके लक्षण हैं, वही दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर्स ने कहा है कि इसके जो लक्षण हैं वो हल्के हैं, डेल्टा से काफी अलग है, थकावट ज्यादा होती है। उस लिहाज से मैम अब तक क्या आंकलन है आपका? मैं दोबारा यही कहूंगी कि जो शुरू में जो पेशेंट देखे गए हैं दक्षिण अफ्रीका में, उसके आधारित पे हमें पूरी तरह से अभी नहीं कह सकते हैं कि पूरी जानकारी है, क्योंकि शुरू में जो केसेस वहां पे मिले हैं वो ज्यादातर जवान लोगों में हैं। एक यूनिवर्सिटी में क्लस्टर हुआ था, 2-3 जगह में जो क्लस्टर हुए थे वो ज्यादातर जवान पेशेंट थे। तो हमें पता है कि जो यंगर एज ग्रुप है, जवान होते हैं, उनमें जो है माइल्डर इलनेस होती है, थकावट, बुखार, सिर दर्द वगैरह। तो अभी तक बाकी देशों में भी कई जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें अभी तक कोई सीरियसली बीमार नहीं हुआ है। पर जैसे मैंने कहा कि अभी इसके जो आंकड़े हैं बहुत कम हैं, तो इसको लेके हम अभी ये नहीं कह सकते ये कि कम खतरनाक है ये डेल्टा से। तो अभी यही मान के चलें कि जो हमें अभी कोविड की बीमारी के बारे में पता है वो ज्यादा अभी तक नहीं बदली है। कुछ लोग इसमें कम बीमार होते हैं, कुछ लोग ज्यादा बीमार भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ये पूरी जानकारी आने तक। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और जानकारी के लिए। तो इस समय फिर ऐसे में क्या टेस्टिंग बढ़ाना ये जरूरी हो जाएगा? क्या आप सुझाव देंगी प्रशासन को? ये एक्चुअली बहुत जरूरी प्रश्न आपने किया कि टेस्टिंग जो है उसका क्या महत्व है। तो टेस्टिंग के कई महत्व हैं। पहली बात तो ये है कि टेस्टिंग करने से ही एक देश को या एक राज्य को पता लगता है कि वहां पे एक्चुअली क्या सिचुएशन है, कोरोना का कितना फैला है, किस जगहों में फैला है, कहाँ पे क्लस्टर्स हो रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है और टेस्टिंग को हमें एक हाई लेवल पर रखना चाहिए। और WHO ने कहा है कि कम से कम 1000 में एक लोग का टेस्ट एक डेली बेसिस पर हो। मतलब ये बेंचमार्क है कि एक अगर 1000 लोग रहते हैं एक जगह में तो उसमें कम से कम एक टेस्ट रोज का हो। तो ये एक बेंचमार्क है। दूसरी बात ये है कि एक उसमें से जितने पॉजिटिव निकलते हैं उनके एक सैंपल को जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, जिसे होल जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, जिससे ही पता लगाया था कि ये वेरिएंट ओमाइक्रॉन है, पहले के वेरिएंट्स हैं। तो ये भारत में एक कंसोर्शियम है, इंसाकॉग, 25-30 लैब्स हैं देश भर में जो सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो काफी अच्छा सिस्टम बना हुआ है। तो उसमें सिर्फ ये अभी ध्यान देना पड़ेगा कि सैंपल अगर ज्यादा सीक्वेंस कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें एक्चुअली एक रोशनी डालती है इसके ऊपर कि देश में हो क्या रहा है। और दूसरा कि कुछ स्ट्रेटेजिक सैंपलिंग, जैसे कहीं पे एक क्लस्टर हो गया किसी कॉलेज में या किसी मॉल में, उस क्लस्टर को इन्वेस्टिगेट करके वहां सीक्वेंसिंग करें तो उससे भी पता लगता है कि कोई नई चीज तो नहीं हो रही है यहाँ पर। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल जो अब नई दवाइयां निकली हैं ओमाइक्रॉन के लिए, आपको पता है कि ओरल मतलब मुंह से लेने वाली दवाइयां 2 कंपनियों की बन रही हैं। उसमें भारत में भी कई कंपनियां बनाएंगी उस दवाइयों को। ये दवाइयां जो है तब काम करेंगी जब जल्दी से जल्दी इनको दें। जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ, पहले 3 से 4 दिन के अंदर उनको अगर डायग्नोज किया जाए और उनके रिस्क फैक्टर्स अगर हों, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हैं, ऐसे व्यक्तियों को अगर ये दवाई दे तो ये सिवियरिटी बढ़ने से बचाएगा। पर उसके लिए डायग्नोस्टिक्स की बहुत जरूरत है। अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो ये दवाइयां नहीं दे पाएंगे उन लोगों को जो एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो इस वजह से मेरे ख्याल के सब राज्य अब डायग्नोस्टिक्स के ऊपर ध्यान दें और लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम्स हैं जो कोरोना हो सकते हैं तो जाके टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि एक तो जानकारी प्राप्त होनी चाहिए सरकार को और दूसरी बात यह है कि ट्रीटमेंट भी तब सही तरीके से होगा जब पहले डायग्नोसिस ठीक तरह से हो।
जी डॉक्टर सौम्या, कहा जा रहा है कि जो ये वेरिएंट है आरटी-पीसीआर टेस्ट में पकड़ में आ रहा है, तो उस लिहाज से क्या हम लोग सक्षम हैं या कितने सैंपल्स, क्योंकि इसके बारे में फिर मैं जल्दबाजी आप कहेंगी कह रही हैं कि कहा ये भी गया कि बहुत जल्दी से फैलता है ये वाला वेरिएंट है, तो इसमें ऐसे में क्या, क्योंकि जो केंद्र और राज्य सरकारें अपने हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की बात बार बार कह रही हैं, अगर ये आरटी-पीसीआर में पकड़ा भी जा रहा है और ये तेजी से फैलता है, तो फिर क्या अलर्ट मोड पे हमें और क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहली बात आपने करी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और जो पीसीआर यूज करते हैं, तो ये अच्छी बात है कि जो स्टैंडर्ड पीसीआर उपयोग किया जा रहा है उससे ये इन्फेक्शन को पकड़ सकते हैं, तो अच्छी बात है। अब पीसीआर जब टेस्ट करते हैं तो उसमें 2-3 एंटीजन यूजुअली देखते हैं, वायरस की एंटीजन्स। उसमें एक पर्टिकुलर जीन है, एस जीन, और अगर उस पीसीआर टेस्ट में वो एस जीन को ढूंढा जा रहा है तो उसके रिजल्ट से पता लग सकता है कि क्या ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। उसको एस जीन टारगेट फेलियर कहते हैं। तो वैज्ञानिक वो टेस्ट रिपोर्ट को देखने से पता कर सकते हैं, या लैब्स में जो टेक्नीशियंस देख रहे हैं उससे ये पता लग सकता है कि ये हो सकता है कि ओमाइक्रॉन हो। तो अभी तक जो टेस्ट यूज हो रही हैं, रैपिड टेस्ट और पीसीआर, वो काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि क्या क्या कदम उठाने हैं। ये टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, और दूसरा जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ाना चाहिए, और उसका जो डेटा है वो रेगुलरली देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली आजकल देख रहे हैं तो हर 2 घंटे में कोई देश बता रहा है कि हमारे देश के अंदर भी ओमाइक्रॉन पाया गया है। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां 2 हफ्ते पहले के सैंपल उठा के टेस्ट किए गए तो उसमें भी ओमाइक्रॉन पाया गया। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने तो 24 तारीख को बताया हमें, बट ये लगता है कि 11-12 नवंबर के आसपास भी जो टेस्ट किए थे नेदरलैंड्स में वो पॉजिटिव निकले ओमाइक्रॉन के लिए। तो कुछ दिनों से फैल रहा है, तो इसीलिए WHO कहती है ये ट्रैवल बैन्स वगैरह जो हैं ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस हमसे आगे निकल चुका है। बिल्कुल, वो बहुत बहुत बड़ी तेजी बात से है फैल कि रहा है। वायरस हमसे आगे निकल गया। मैम, ये साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, लेकिन क्या इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ या कौन कौन से देशों में हो, इस बारे में क्या कुछ इंडिकेशंस मिले? आपने नेदरलैंड्स की बात भी की, जिक्र किया। जी, तो ये बहुत सही बात है कि ये साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ढूंढा गया और बताया गया, क्योंकि वो बड़े अलर्ट थे और उन्होंने देखा कि ये क्लस्टर्स हो रहे हैं, तो उन्होंने जाके वहां जीनोमिक सीक्वेंसिंग करी, और डॉक्टर्स के वहां के भी बड़े अलर्ट थे कि कुछ अजीब सा हो रहा है, क्योंकि उनके केसेस बहुत कम चल रहे थे और एकदम से उन्होंने देखा कि ये क्लस्टर कहाँ से आया। तो उसी तरह से उन्होंने पता लगाया। अब ये नहीं हम कह सकते कि साउथ अफ्रीका में ही ये वेरिएंट शुरू से पैदा हुआ, ये कहीं भी हो सकता था, और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सब जगह उससे फैल सकता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जहां भी ये वायरस फैल रहा हो, एक से दूसरे को स्प्रेड हो रहा हो, तब उन जगहों में नए नए वेरिएंट्स निकल सकते हैं, म्यूटेशन निकल सकते हैं। तो इसलिए WHO कह रही है कि हर देश को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन कैसे बढ़ाया जाए, और स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स में 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके बाकी डिजीजेस हैं जिससे रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं, वो जरूर 2 डोज वैक्सीन के लगाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है इससे बचने का। बिल्कुल मैम, मैं बूस्टर डोज से पूछूंगी, लेकिन अभी हाल में हमने देखा बेंगलोर में एक हॉस्टल में पहले 66 केसेस आए, फिर 182 हो गए, फिर ज्यादा हो गए। तो वैसे तो हमारे देश में नहीं है ओमिक्रॉन अब तक, जो कहा जा रहा है, जांच हो रही है। आपको क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? क्या यहाँ तक पहुंच गया हमारे देश तक ये वेरिएंट? नहीं, जब तक वो टेस्ट से नहीं पाया जाएगा तब तक तो हम नहीं कह सकते हैं कि पहुंच गया है, बट चांसेस तो हैं पहुंच गया होगा, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, हम 30 देश बता रहे हैं कि वहां पे वो पहुंच गया है। तो जैसे जैसे देश ढूंढेंगे वैसे वैसे केस मिल सकते हैं। बट अगेन ये हमने पहले के भी वेरिएंट्स देखे हैं, तो आपने क्लस्टर की बात की, तो इसलिए अभी दोबारा हम लोगों को ये भी कहना चाहेंगे कि सावधानी की जरूरत है। ये समय नहीं है कि हम लोग ढील दे दें, ये ढीला हो जाए। अभी सावधानी की जरूरत है,
मास्क को ठीक तरह से पहने। सबसे अच्छा मेथड वही है प्रिवेंशन का कि अगर हर आदमी ठीक और औरत मास्क ठीक तरह से पहने, मतलब ये नाक के ऊपर और ठोड़ के नीचे होना चाहिए, पूरी तरह से कवर होना चाहिए, और एक दूसरे से हो सके तो दूरी रखें, बाहर मिलें, अंदर भीड़ ना करें। अब शादियों के सीजन आ रहे हैं, तो ये मतलब हमें एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि शादी जरूर मनाएं परंतु ज्यादा भीड़ मतलब ना करें, क्योंकि अपने लिए भी सुरक्षा की बात है और आपके मेहमानों के लिए भी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी और अहम बातें आपने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। वाकई में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इस पर अभी शुरुआती ही जानकारी मिली है। सचेत हमें रहना है, सतर्क हमें रहना है, और फिलहाल जिस तरह से डॉक्टर स्वामीनाथन का यही कहना है कि हमें बिल्कुल अपना ध्यान इस समय बना के रखना है, मास्क पहन के रखना है, और अगर ये वेरिएंट जो है इसके एहतियात पे जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से, उनका पालन करना है। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। बने रहिए देश की बात के साथ। तेलंगाना से खबर है देश की बात में। बम्पर फसल के बाद भी तेलंगाना के धान के किसान परेशान हैं, क्योंकि धान खरीद केंद्रों पर फसल बेचने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच ये दोनों आकर फंस गए हैं। पिछले 6 हफ्तों से धनलक्ष्मी और उनके पति राजू तेलंगाना के भोंगीर जिले की खरीद केंद्र के बाहर अपनी धान की फसल बेचने का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार अब भी जारी है। 15 एकड़ जमीन पर मैंने 3,70,000 रुपए खर्च किए हैं। मैं यहाँ धान लेकर आई हूँ। जब बारिश होती है तो फसल अंकुरित हो जाती है। इसके बाद हमें फिर से सुखाना पड़ता है। ये फिर से भीग जाता है, लेकिन ये बिक नहीं रहा है। हमें यहाँ आए 1 महीना 15 दिन हो चुके हैं। वो फसल नहीं खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि धान में नमी है, जब बारिश हो रही है तो हम कैसे सुखाएं? मलिया का कहना है कि धान और उनकी पूरी मेहनत को बचाने के लिए सिर्फ एक प्लास्टिक शीट का ही सहारा है। वो हर दिन 2,000 रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं। अब उन्हें इस बात की चिंता है कि अच्छी फसल के बावजूद कहीं कर्ज के बोझ में न डूब जाएं। अब इससे कोई उम्मीद नहीं रह गई है। उम्मीद है कि जितनी लागत है बस वो निकल जाए, कोई कर्ज ना लेना पड़े। यही स्थिति है। खरीद केंद्र के अधिकारी धान को मंजूरी तभी देते हैं जब उसमें नमी की मात्रा इस मीटर में 17 से कम होती है। लेकिन तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है और जब नमी होती है तो वो अंकुरित हो जाता है, रंग बदल जाता है और कोई खरीदार नहीं मिलता। वो किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मैं करीब 3 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, सितंबर से लेकर नवंबर तक। इतने दिनों तक धान कैसे ठीक रहेगा? बारिश होती है, फसल खराब हो जाती है, हम बारिश से बचाते हैं, उसे सुखाते हैं और ये फिर से भीग जाता है। हमें फिर से सुखाना पड़ता है। एक किसान कितने समय तक ये सब झेल सकता है? अगर वो मंडी लाते ही कम कीमत पर भी खरीद लें तो ठीक रहेगा। तेलंगाना सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने 40 लाख मीट्रिक टन की खरीद की बात कही थी, जबकि खरीफ की फसल ही 90 लाख मीट्रिक टन है। केंद्र सरकार ने पिछली रबी फसल के भी 5 लाख टन अभी तक नहीं खरीदे हैं। तेलंगाना के गांव-गांव में यही परिस्थिति है। हर जगह धान किसान ला रहे हैं, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। किसानों का कहना है कि राज्य और केंद्र की राजनीतिक लड़ाइयों के बीच उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रही है। भोंगीर से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश की बातें खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार को झुकना पड़ा है। तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखकर बोर्ड को भंग किया गया है। तीर्थ पुरोहितों को डर था कि इस बोर्ड के बनने से मंदिरों के फैसले में सरकार का दखल हो जाएगा। 2 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बोर्ड का गठन किया था।
महीना भर पहले 1 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर गए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीखा विरोध। इसके चलते उन्हें केदारनाथ से बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा था। बीजेपी को इससे अंदाजा हो गया था कि 2 साल पहले बने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज की नाराजगी आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। इसे देखते हुए 5 नवंबर को प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर 30 नवंबर तक फैसले का आश्वासन दिया था। 30 नवंबर को धामी सरकार ने एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला कर लिया। हमने अधिनियम वापस ले लिया है, तो इसलिए हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे पहले की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं जारी रहेंगी और आगे निकट भविष्य में हम कोई भी ऐसा अगर इस प्रकार की और व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए कोई काम करते हैं तो हम सभी के सहयोग से उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं तीर्थ समाज, हमारे पंडा समाज, हमारे हक हकूकधारी रावल, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और जिन्होंने भी अब इस समय में जो आंदोलन किए हैं, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वो सभी अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। मैं आप सबके माध्यम से उन सबसे अनुरोध भी करता हूं। दरअसल ये मुद्दा चुनावों से पहले जोर पकड़ चुका था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुके थे कि अगर वो सत्ता में आए तो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे। लेकिन सरकार अपने अहंकार में थी और उन्होंने 2 साल तक बिल्कुल अनसुनी की और जब उनको लगा कि इससे जनमत बहुत खिलाफ हो रहा है और उनको हार स्पष्ट दिखाई देने लगी तो उन्होंने सोच करके कि शायद इससे कुछ उनको राहत मिल जाए, ये देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला लिया है। लेकिन बीजेपी ये नहीं मानती कि उसने चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया है। कि मैं जब आया था तब कोई चुनाव नहीं था और मैंने आते ही ये कहा कि इस पे हम पुनर्विचार करेंगे, उनके हक हकूकों पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, शंकराचार्य जी की जो व्यवस्था बनी आ रही उसको यथावत रखेंगे और जो 51 उनको उससे मुक्त करने का काम हम करेंगे। वो प्रक्रिया मैंने शुरू की थी और उस प्रक्रिया के तहत शुरू होते हुए ही स्वाभाविक कि आज वो पहल पूरी हुई है और उसमें समिति बनी है। तो कैसे कह दें कि हम चुनाव की देरी से, वो तो हमने तभी कह दिया था, हम तभी उस पहल को आगे बढ़ा रहे थे। दरअसल तीर्थ पुरोहितों को डर था कि इस बोर्ड के बनने से 4 धामों और बाकी 39 मंदिरों में उनके पारंपरिक हक हुकूक छीन जाएंगे और सरकार को इन तीर्थ स्थानों से जुड़े सभी फैसलों में पूरा दखल हो जाएगा। तीर्थ पुरोहित शंकराचार्य के दौर से चली आ रही परंपरा को ही बनाए रखने के पक्ष में थे। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के देहरादून दौरे से पहले धामी सरकार ने इस फैसले से पंडा समाज के विरोधों को थामने की कोशिश की है। अब राज्य विधानसभा में एक विधेयक लाकर इस फैसले को विधिवत वापस लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तराखंड से इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।